नमस्कार दोस्तों, आज हम वैधव्य योग के बारे में कुंडली के माध्यम से कैसे जानें, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले किसी भी चार्ट में अगर कोई कुंडली है और उसमें ये बेसिक चीज़ है, इसको अगर आप देखें कि जो 7th हाउस होता है ये मैरिज का होता है। महिला के चार्ट में मैरिड लाइफ के बारे में 8वें भाव से बात की जाती है और विडोहुड के बारे में या वैधव्य जीवन के बारे में भी यहाँ से बात होती है। सेक्सुअल लाइफ के बारे में भी यहाँ से बात होती है और महिला का सौभाग्य भी इसी 8वें भाव से देखा जाता है। तो 8वां भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। 7वां भाव तो मैरिज का है ही है। 7th और 8th हाउस दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं। उसके बाद 6ठा भाव भी महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 7th लॉर्ड जो है मैरिज का लॉर्ड अगर 6ठे में जाता है तो ये 12वां होता है 7वें से। ये भी कहीं न कहीं विवाह में ब्रेकअप या वैधव्य जीवन को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से 7th लॉर्ड अगर 8वें में जाता है, अपने से 8वें में जाता है, मतलब कि 12वें भाव में जाता है, ये भी 12 कोई भी लॉर्ड अगर अपने से 8वें में जा रहा है तो कहीं न कहीं दुर्भाग्य और सभी तरह की जो है अशुभ स्थितियों को इंडिकेट करता है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण इंडिकेटर होता है वैधव्य जीवन के बारे में, महिला का वैधव्य योग जानने के लिए। उसके अलावा 7th लॉर्ड जब 2nd हाउस में जाता है, ये भी 8वां भाव होता है। ये 7वां हो गया, ये 8वां हो गया। तो सॉरी, यहाँ पे हमने जो 7वां भाव से जो 12वें भाव में गया है ये 6ठा होता है। ये 8वां हमने बताया, इसकी जगह एक 6ठा माना जाए तो ये भी ये जो है एक अशुभ भाव होता है या अशुभ स्थितियां निर्मित करता है। 6ठे में कोई भी ग्रह अपने से जब भी स्थित होता है तो उस संबंधित भाव के फलों में न्यूनता लाता है और अशुभ फल देता है। इसी प्रकार से 7th लॉर्ड अगर 2nd हाउस में जाएगा अपने से, तो ये अपने से 8वें जा रहा है। ये भी एक वैधव्य का योग बनाता है, क्योंकि 8वां भाव किसी भी भाव से 8वां भाव शुभ नहीं माना जाता है। सभी तरह के दुर्भाग्य या अशुभता इससे इंडिकेट की जाती है, इंडिकेट होती है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान अपने को रखना पड़ेगा कि कोई भी जब भी हम देखें चार्ट में वैधव्य योग के बारे में, तो 6ठे, 8वें, दूसरे और 12वें भाव को जरूर देखें। उसके अलावा वैवाहिक जीवन के बारे में 5वां भाव और 9वां भाव भी महत्वपूर्ण होता है अगर 7th लॉर्ड उसमें जा रहा है तो। ये भी वैवाहिक स्थितियों के बारे में अगर बात करें तो कमोबेश अच्छी स्थिति उत्पन्न नहीं होती इससे। अगर और तरह के अफ्लिक्शन होते हैं तो भी ये वैवाहिक जीवन में बहुत अशुभता को दिखाता है, प्रमोट करता है। तो अब हम शुरू करते हैं। इसमें जो है महत्वपूर्ण जो इस अपने आज के वीडियो में सभी का स्वागत है। और मेरा चैनल, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो समय ना वेस्ट करते हुए हम इसको आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि वैधव्य योग में 20 कन्या योग अगर किसी महिला की या लड़की की कुंडली में है तो वो वैधव्य योग का निर्माण करता है। 20 कन्या योग में सैटर्न अगर पहले भाव में हो, सन 5वें भाव में हो और मंगल 9वें भाव में हो, तो ये 20 कन्या योग होता है कुंडली में। किसी भी लड़की की कुंडली में, किसी महिला कुंडली में अगर इस तरह का योग है तो ऐसी स्थितियां वैधव्य योग की तरफ इशारा करती हैं। और इसको अगर अन्य ग्रहों का इस तरह से इस पे अफ्लिक्शन हो रहा है अन्य ग्रहों के द्वारा, तब ऐसी स्थिति में मानना चाहिए कि अमुक व्यक्ति महिला की कुंडली में वैधव्य योग का निर्माण हो रहा है। अगला जो महत्वपूर्ण योग होता है इसमें अमावस्या योग। अमावस्या योग सन और मून अगर एक साथ हो, सन प्लस मून, तो ऐसे में अमावस्या योग का निर्माण होता है। अमावस्या योग में जो जातिका होती है, जो महिला का जन्म अमावस्या के दिन होता है, तो ऐसे में ये माना जाता है कि अशुभ होता है और वो महिला वैधव्य योग की उसकी कुंडली में बन रहा है। ये अशुभता को प्रदर्शित करता है। अब आगे हम देखेंगे जो महत्वपूर्ण इसमें कुछ और योग होते हैं।
लग्न और मून से 7वें 8वें और 12वें भाव में अशुभ या पाप ग्रह ना हो। लग्न और मून मतलब ये लग्न हो गया अपना, और जहाँ पे चंद्रमा स्थित होगा चार्ट में 12वें भाव में, वहाँ से 7वां 8वां और 12वां अगर गिनेंगे, वहाँ पे अगर मैल्फिक, मैल्फिक में कौन आ जाएंगे? मैल्फिक में मुख्यतः सैटर्न आता है, शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल। सूर्य को माइल्ड मैल्फिक कह सकते हैं, ये कम जो है उनके अंदर सुविधा होती है, क्रूर ग्रह माने जाते हैं, लेकिन इनके अंदर क्रूरता की कमी होती है और ग्रहों की अपेक्षा, इसलिए जो है इनको माइल्ड मैल्फिक भी बोला जाता है। तो ये अगर इन लग्न और मून से इन ग्रहों इन भावों में अशुभ ग्रह होंगे तब भी वैधव योग की स्थिति निर्मित होती है। राहु अगर मार्स के मंगल के राशि में हो, 7वें 8वें 12वें में राहु यहाँ पे हो, यहाँ पे हो और यहाँ पे हो, और यहाँ पे कहीं नहीं मंगल की राशि हो 1 और 8 लिखा हो, 8 यहाँ पे जैसे लिखा हुआ यहाँ पे राहु होगा तो भी ये वैधव योग की तरफ इशारा करता है। अगर यहाँ पे 8 या 1 लिखा हो, 8 और 1 यहाँ लिखा हो तो ये भी, और यहाँ पे लिखा हो 1 और 8, इन स्थितियों में वैधव योग की संरचना होती है कुंडली में। अगला जो महत्वपूर्ण योग है, इसमें छठा और 8वें के लॉर्ड जो है छठे या 12वें में कंजंक्ट हो, मतलब छठा का स्वामी और 8वें के स्वामी इस भाव में और 12वें भाव में अगर युति बना रहे हैं तब भी वैधव योग का निर्माण होता है। इसके अलावा फिर अन्य योगों में मैल्फिक्स इन 7th और 8th, 7वें और 8वें घर में अगर क्रूर या पाप ग्रह स्थित हों तब भी वैधव योग का निर्माण होता है। तो इस तरीके से कुछ योग थे जिसके माध्यम से हम लोगों ने जानने का प्रयास किया कि वैधव योग कैसे निर्मित होता है। वैधव योग के बारे में जब भी कोई निर्णय करने के पहले इसका कंफर्मेशन हमें D9 चार्ट से भी करना चाहिए, क्योंकि एक या दो योग होने से ही वैधव योग फलित नहीं होता है। उसके लिए D9 चार्ट को भी देखना चाहिए और ग्रहों उसका चार्ट का गंभीरता से आकलन करना चाहिए। बहुत सारे योग होते हैं जो कैंसिलेशन की बात करते हैं कि यहाँ अगर 7वें घर पे अगर मंगल है, वहाँ पे गुरु की दृष्टि है या शुक्र की दृष्टि या चंद्र की दृष्टि, शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो मंगल दोष जो है कैंसिल हो जाता है। लेकिन ऐसा नहीं होता है प्रैक्टिस में, ये भी देखना चाहिए अपने को। तो बहुत अनुभव की इसमें आवश्यकता है। दूसरा एक चीज़ और इसमें है कि 2nd और 8th भाव, इनमें जो एक्सिस होता है, इनमें अगर मैल्फिक प्लैनेट हैं और आपस में एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालेंगे, यहाँ बैठेंगे, तो ये भी एक वैधव योग की महत्वपूर्ण जो है एक कंपोनेंट होता है, एक कॉम्बिनेशन बनता है। और अन्य योग अगर साथ में हैं तो ये योग वैधव की तरफ ले जाता है। तो ये कुछ रहे महत्वपूर्ण योग, जो इसको हम एक चार्ट हमारे सामने है, इससे समझने का प्रयास करते हैं। तो ये एक महिला की कुंडली है, ये वृष लग्न की कुंडली है और ये वर्गोत्तम चार्ट है। इसमें D9 में भी लग्न वही है, इसलिए वर्गोत्तम बोलेंगे इसको। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जुपिटर और मार्स जो है 1 और 7th एक्सिस में है, जुपिटर लग्न में है, मंगल 7वें भाव में बैठा हुआ है, एक दूसरे के समसप्तक हैं, और राहु यहाँ पे 8वें भाव में बैठा हुआ है और शनि जो है 7वें भाव में बैठे हुए हैं। कहने के लिए तो जुपिटर की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ रही है, ये मंगल दोष कैंसिल हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इस महिला को वैधव्य जीवन के अभिशाप से गुजरना पड़ा। इसमें एक चीज़ और देखेंगे कि हम जो 7वां भाव है ये पाप कर्तरी योग से ग्रस्त है। शनि 6ठे भाव में बैठे हुए हैं और 8वें में राहु बैठे हुए हैं, जो फर्स्ट रेट मेल्फिक कह सकते हैं इनको। ये मतलब इनके अंदर जितना मेल्फिक ये होते हैं और प्लैनेट्स नहीं होते हैं, तो ये बहुत ही अशुभ योग है। इस वजह से इस महिला को वैधव्य जीवन का अभिशाप भुगतना पड़ा। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे D9 चार्ट में भी जो है 7th हाउस पाप कर्तरी योग से ग्रसित है। यहाँ पे 8वें भाव में राहु बैठे हुए हैं
छठे भाव में मंगल बैठे हुए हैं, दोनों मेलेफिक प्लैनेट हैं और ये 7वें भाव को जो है पीड़ित कर रहे हैं। तो एक यहाँ पे भी ये कहीं ना कहीं कन्फर्म हो रहा है। और 10वें भाव में स्थित जो शनि है वो 7वें भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। तो इस तरह से इसका भी कन्फर्मेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कहने के लिए कि जुपिटर की वजह से जो है वैधव्य योग या मंगल दोष कैंसिल हो जाता है, वो सभी परिस्थितियों में नहीं होता है। इसको कुंडली को अगर कभी भी ऐसी कुंडली आती है या आप कहीं भी आपको कोई ज्योतिष बताते हैं तो इसको जरूर एक दूसरे ज्योतिषाचार्य से दिखवाएं, क्योंकि ऐसा बहुत सारे चार्ट्स में हमने देखा है कि जुपिटर की वजह से जो मंगल दोष कैंसिल होने की बात की जाती है, ऐसा होता नहीं। और बहुत सारे केसेस में देखा गया कि और बढ़ जाता है मंगल दोष और वो वैधव्य जीवन की तरफ ले जाता है। तो दोस्तों एक इस तरह से कुछ रहा, कुछ हमने आपको बताया जो है। उसके अलावा भी और भी कुछ इसमें बिंदु हैं जो वैधव्य योग की तरफ इशारा करते हैं, जो हमने यहाँ पे नहीं लिए हैं क्योंकि समय कम है और अपने को वीडियो बहुत लंबा नहीं बना सकते समय के अभाव की वजह से। आगे आने वाले समय में अगर आप लोगों की तरफ से डिमांड होगी तो कुछ और बिंदु को सम्मिलित करते हुए वैधव्य योग के बारे में और वीडियो बनाएंगे हम। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।